हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज फिर हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। ये सीरीज जो हम लोगों ने चालू करी है फॉर टीपीएम अवार्ड। टीपीएम अवार्ड के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स की अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट बनानी होती है और हर पिलर में आपने क्या किया है, किस मैथोडोलॉजी को फॉलो किया है, वो आपको ऑडिटर्स को दिखाना होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटी मेंटेनेंस चैप्टर की, जो कि टीपीएम का एक पिलर है। कैसे क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर को आप अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को दिखा सकते हैं और कैसे आप उसके बेनिफिट को कैप्चर कर सकते हैं, ये सब कुछ इस प्रेजेंटेशन में कवर होने वाला है। दोस्तों, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रेजेंटेशन डाउनलोड करने का मन करे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं और समझते हैं क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर कैसे काम करता है। सो क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर को समझने के लिए सबसे पहले समझिए हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज बैकग्राउंड क्या है क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट्स क्या है, मेथोडोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे और फ्यूचर प्लान क्या रहेगा। बैकग्राउंड की बात करें तो किसी भी कंपनी में क्वालिटी से रिलेटेड अगर इश्यूज देखें तो हाई कस्टमर कंप्लेंट्स हो सकते हैं, हाई कस्टमर रिटर्न है, हाई वारंटी रिटर्न है, हाई इन हाउस रिजेक्शन, इन हाउस रीवर्क एंड सप्लाई रिजेक्शन। इस तरीके के इश्यूज हर कंपनी में होते हैं। तो अगर आपको इस इश्यूज से ओवरकम होना है, इससे निजात पानी है, तो आपको टीपीएम के क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर को फॉलो करना होता है। ना ऑब्जेक्टिव क्या है? Obviously, to eliminate the customer complaint, to eliminate customer return, to eliminate warranty return, to eliminate in-house rejection, in-house rework, and to eliminate supplier rejection. यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि आप चाहें अगर रिग्रेसली इस पिलर के साथ काम करते हैं तो आप इन सारे के सारे रिजेक्शन को जीरो अचीव कर सकते हैं। और अगर आप जीरो नहीं पहुंच पा रहे हैं फिर भी काफी अच्छा रिडक्शन ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टारगेट कंपनी ने जो लिया है कि हम लोग कस्टमर कंप्लेंट को 4.2 पर मंथ से लेकर 1 पे लेके जाएंगे। रिटर्न रिजेक्शन जो है 1405 पीपीएम से 50 पे लेके जाएंगे। वारंटी फेलियर 1084 से 250 पे लेके जाएंगे। इन हाउस रिजेक्शन एंड रिवर को भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट करेंगे। क्या मेथोडोलॉजी अपनाते हैं? तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे मेथोडोलॉजी जो है वो है कस्टमर कंप्लेंट और कस्टमर रिटर्न्स की। सबसे पहले यहाँ पे A1 जो है रिसीव एंड लॉग द कस्टमर कंप्लेंट, देन इमीडिएट एक्शन में आप होल्ड करते हैं फिनिश गुड्स एंड देन इंस्पेक्शन एंड डिप्यूटेड इंजीनियर फॉर वेरिफिकेशन एनालिसिस। पैरेलली आप उस कस्टमर कंप्लेंट का एनालिसिस करते हो, काउंटर मेजर को इंप्लीमेंट करते हो, इंप्लीमेंट करने के बाद आप वेरीफाई करते हो और इफ पॉसिबल उसका हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करते हो और हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट के बाद आप उस सारी एक्टिविटी को स्टैंडर्डाइजेशन करते हो। तो ये एक सिंपल मेथोडोलॉजी है जो आप अपना सकते हो, बट बहुत सारी कंपनी में ये सिंपल मेथोडोलॉजी भी अपनाई नहीं जाती है। चलिए तो आगे देखते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक सिंपल फॉर्मेट मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया हुआ है कि किस तरीके से कंप्लेंट आई, कंप्लेंट कंसर्न क्या थी, कस्टमर कौन था, पार्ट नेम क्या है, उसमें नॉन कन्फर्मेंस क्या क्या थी, कितने डिफेक्ट हुए, नया प्रॉब्लम है, रिपीटेड है, सोर्स क्या है, इन हाउस है, वेंडर से है, रीजन क्या था, काउंटर मेजर क्या था, फिर उसका आपने क्लोजिंग कब किया। तो इस तरीके से लॉगबुक एक जनरेट करते हो। इमीडिएट एक्शन में आपने होल्ड किया, फिनिश किया, उसको रिवर्क किया, इंस्पेक्शन किया और उसके बाद आपने इंजीनियर से देखा कि प्रॉब्लम अभी आपके यहाँ पे रुक गई है या कंटिन्यू जा रही है। ना देखते हैं कि इसका एनालिसिस कैसे होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, टू एलिमिनेट एस्थेटिक प्रॉब्लम इन सारी गार्ड, एक पार्ट का नाम है। तो किस तरीके से उसका हम लोगों ने एनालिसिस किया है, उसका अकरिंग कंडीशन क्या था, उसका रूट कॉज क्या था, वाई में एनालिसिस किया, उस पे काउंटर मेजर लिया, टेम्पररी काउंटर मेजर, परमानेंट काउंटर मेजर और उसका अप्रूवल करके रिव्यू किया करेक्टिव एक्शन इफेक्टिवनेस का। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं। नो वो एनालिसिस करने के बाद क्या इफेक्टिव है, कुछ महीनों तक ये देखना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 2 महीने का डेटा लिया गया है और हर वीक में इसको देखा गया कि पहले वीक जिसमें प्रॉब्लम आई थी एनजी था, बट उसके बाद कंटिन्यूअसली 6 से 7 वीक तक देखा गया कि यस अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पार्ट इज ओके। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट आप करते हो। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट में क्या है, अगर ये सेम पार्ट किसी जो सेम प्रॉब्लम है सेम टाइप में किस किस पार्ट में इंप्लीमेंट की जा सकती है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया कि यस 2 पार्ट ऐसे हमें दिखते हैं, उनके सारे मॉडल्स में इस प्रॉब्लम के आने के चांसेस हैं और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उस इम्प्रूवमेंट को हम हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय कर सकते हैं। ना स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन के भी कई सारे तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कुछ चेंज किया है पार्ट में, उस पार्ट के चेंज को आप उसकी ड्राइंग में अपडेट करो, उसके एफएमईए डॉक्यूमेंट में अपडेट करो, उसके कंट्रोल प्लान में अपडेट करो, उसके वर्क इंस्ट्रक्शन में अपडेट करो, तब जाके ये स्टैंडर्डाइज होता है और ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रहता है कंपनी में।
लेकिन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया तो उसमें फेलियर ये आता है कि आज तो आपको पता है, सभी लोगों को पता है ये प्रॉब्लम आई थी, कुछ दिनों तक तो वो सही से काम होता है, लेकिन 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद जब टीम चेंज हो जाती है, कोई नए लोग आ जाते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट को रेफर करते हैं और प्रॉब्लम फिर से रिपीट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे फिर आप उसके बाद काइजन दिखा सकते हैं कि ओवरऑल कस्टमर कंप्लेंट से रिलेटेड आपने कितने काइजन किए। तो यहाँ पे टीम ने कहा कि 135 काइजन उन्होंने किए, तो इसका ग्राफ आप दिखा सकते हो ना। ये सारी चीजें करने से एवरेज वारंटी जो थी, क्योंकि आप कस्टमर कंप्लेंट का एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस केवल डॉक्यूमेंट एनालिसिस नहीं, इट इज अ नेचुरल रियल एनालिसिस, और अगर उस एनालिसिस को करने के बाद आप काउंटर मेजर को इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1084 पीपीएम से रिड्यूस होकर 418 पीपीएम हो गया, विच इज अ 61.4% रिजेक्शन का रिडक्शन है। कस्टमर कंप्लेंट की बात करें तो 4.2 कस्टमर कंप्लेंट टू 1 पे रिड्यूस हुआ, विच इज अ 76.2% रिडक्शन इन कंप्लेंट। कस्टमर रिटर्न की बात करें तो 1405 पीपीएम से रिड्यूस हो गया 68 हो गया, विच इज 95.2% रिडक्शन इन पीपीएम। ना एक एग्जांपल लेते हैं कि टू एलिमिनेट इन हाउस रिजेक्शन एंड रीवर्क को कैसे कर सकते हैं। तो जो इन हाउस रिजेक्शन एंड रीवर्क है, उसको करने के लिए सबसे पहले आपको डिफेक्ट मोड की लिस्ट बनानी होती है। तो आपकी कंपनी में किस किस तरह के डिफेक्ट आते हैं, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ डिफेक्ट, जैसे स्पैटर, वेल्डिंग मिसिंग, वेल्डिंग अंडरकट, डेंट, स्क्रैच, बर, ये सब अलग अलग डिफेक्ट है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है और ये भी बताना होता है कि ये डिफेक्ट किस किस प्रोसेस पे आ सकते हैं। तो यू नीड टू प्रिपेयर दिस लिस्ट, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है ओवरऑल कंपनी की, और यहाँ पे टोटल हमने को डिफेक्ट मोड मिले हैं 107 डिफेक्ट्स मिले हैं। उसके बाद आप उस डिफेक्ट का कम से कम 3 महीने या 6 महीने का डेटा लेते हो सारे डिफेक्ट मोड का, और उसका एक पैरेटो बनाते हो। पैरेटो क्या है? पैरेटो इज 80-20 प्रिंसिपल में काम करता है, जो कहता है कि शुरू के 20% जो प्रॉब्लम है वो आपका 80% इम्पैक्ट देता है। तो आप देखोगे तो यहाँ के जो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर आप इन प्रॉब्लम पे काम करते हो तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो इससे आपको पता चलता है कि किस डिफेक्ट पे आपको फोकस करना है ना। डिफेक्ट फोकस करने के लिए आपको मिल गया ना, कैसे फोकस करेंगे? आपको डिफेक्ट एलिमिनेशन पे काम करना है, जहां पे एक होता है करेक्टिव एक्शन मेथड, दूसरा होता है प्रिवेंटिव एक्शन मेथड। सो करेक्टिव एक्शन, जब भी आपको प्रॉब्लम दिखती है आप उसका एनालिसिस करते हो और उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हो, सो दैट अकरेंस दोबारा ना हो। प्रिवेंटिव एक्शन, आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रही है लेकिन आपको पता है कि ये डिफेक्ट आते हैं ना। आपने मान लो सपोज एक एग्जांपल लिया, होल ओवर साइज, तो आप देखते हो किस किस प्रोसेस पे होल ओवर साइज आने के चांसेस है, उन सभी प्रोसेस पे आप काउंटर मेजर लेते हो, पोकाके करते हो, काइजन करते हो, जिससे फ्यूचर में कभी भी ना आए। तो ये दो मेथड को आप यूज कर सकते हो। तो इसका मेथोडोलॉजी क्या है? आपने लिखा कि होल्ड द मटेरियल प्रोड्यूस आफ्टर द लास्ट इंस्पेक्शन, देन उसके बाद फिल अप द रिजेक्शन टैग, रिव्यू एंड रिमूव डेली रिजेक्शन, फिर डू द डिटेल एनालिसिस, देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर मेजर, अपडेट रिकॉर्ड्स, मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंस्पेक्टर ऑपरेटर चेक। देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट अगर आपको इस डॉक्यूमेंट के, इस प्रेजेंटेशन के डिटेल में जाना है तो डेफिनेटली आप प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सो कैसे करते हैं? मटेरियल होल्ड का टैग होता है, जो कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है। देन आपको इन्फॉर्म टू कंसर्न पर्सन करना होता है कि भाई क्या डिफेक्ट आया था, कंपोनेंट क्या था, वेंडर कौन था, प्रॉब्लम क्या थी, प्रिवेंटिव एक्शन क्या लिया, ये सब कुछ आप इन्फॉर्म करते हो। आप रिव्यू करते हो डेली रिजेक्शन का, रेडमिल एनालिसिस भी इसे बोलते हैं, जहां पे आप का जो क्वालिटी का पर्सन है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, वो देखता है कि रियल में प्रॉब्लम थी क्या, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, सो दैट एनालिसिस में उनको आसानी हो। ये एनालिसिस का एक फॉर्मेट है, ए3 फॉर्मेट है, जहां पे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उसका वेब एनालिसिस करते हो, उसका फिशबोन एनालिसिस करते हो, उसके बेसिस पे आइडिया जनरेट करते हो और करेक्टिव एक्शंस को लेते हो। सो एक एग्जांपल है इम्प्रूवमेंट पोका कि किस तरीके से क्या इम्प्रूवमेंट किया। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा जैसा मैंने बताया, बट अगर आपको चाहिए तो आप प्रेजेंटेशन को डाउनलोड जरूर करिएगा। अपडेट रिकॉर्ड, जो मैंने बोला कि स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए आप उसकी ड्राइंग्स, एफएमईए, कंट्रोल प्लान को अपडेट कर सकते हो। देन उसके बाद इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो इफेक्टिवनेस को आप कई दिनों तक चेक करते हो कि क्या सेम प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही नहीं आ रही। तो अगर आपका निशान ओके 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 चलता है, इसका मतलब आपका काउंटर मेजर वो इफेक्टिव हो चुका है। तो हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट आपने एक पार्ट पे किया, नाउ यू नीड टू ट्राई इट टू अदर पार्ट्स आल्सो। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट का भी स्कोप डेफिनेटली आपको हर इंप्रूवमेंट में मिलता है। स्टैंडर्डाइजेशन, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे स्टैंडर्ड अपडेट करने की जरूरत है, अदरवाइज ये आपके ऑडिट में भी इशू क्रिएट हो सकता है, चाहे तो वो ISO 9001 का ऑडिट हो या IATF 16949 का ऑडिट। ना मशीन पैरामीटर चेक शीट,
अभी तक आपने केवल क्लिट चेक शीट की बात करी थी, जहां पे आप केवल क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, टाइटनिंग की बात करते थे। साथ ही साथ अगर आपको क्वालिटी के डिफेक्ट को रिड्यूस करना है तो आपको मशीन पैरामीटर चेक शीट जनरेट करनी होती है, जो आपका क्वालिटी का जो इंस्पेक्टर है और मशीन का ऑपरेटर है वो चेक करता है कि मेरी मशीन सही पैरामीटर पे रेगुलर बेसिस पे चल रही है या नहीं, और इससे आपको मशीन की कंडीशन को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है ना। इन हाउस रिजेक्शन एलिमिनेशन प्रिवेंटिव एक्शन का क्या तरीका है? तो सबसे पहले प्रिवेंटिव एक्शन करने के लिए आपको क्यूए मैट्रिक्स बनाना होता है। उसके बाद आपको 4M कंडीशन सेट करना होता है, देन उसके बेसिस पे आपको पोका ओके एंड काइजन करना होता है, एंड देन स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है। क्यूए मैट्रिक्स क्या है? क्यूए मैट्रिक्स में बेसिकली आप एक तरफ डिफेक्ट डिफाइन करते हो और एक तरफ प्रोसेस को लिखते हो, और ये समझते हो कि डिफेक्ट किस किस प्रोसेस पे आ सकते हैं, और अगर प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस पे कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं। इससे आपको ये प्रायोरिटाइज करने में आसानी मिलती है कि किस डिफेक्ट पे मुझे पहले काम करना है और किस प्रोसेस पे मुझे पहले काम करना है। उसके बाद आप डिफेक्ट को पकड़ के आप 4M कंडीशन को सेट करते हो। सपोज वेल्डिंग स्पैटर है, तो वेल्डिंग स्पैटर ना आए उसके लिए 4M की कंडीशन क्या होनी चाहिए? मैन कैसा होना चाहिए? स्किल्ड होना चाहिए। मशीन सपोज करंट, वोल्टेज, गैस फ्लो कितना होना चाहिए, तो वो आपने डिफाइन कर दिया। मटेरियल कैसा होना चाहिए वो आपने डिफाइन किया, और मेथड कैसा होना चाहिए वो डिफाइन किया। इसके बाद आपको करना क्या है? आपको जस्ट इंश्योर करना है कि ये चीजें फॉलो हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपका डिफेक्ट एलिमिनेट हो सकता है। देन उसके बेसिस पे आप कई सारे इंप्रूवमेंट्स पोकर के भी करने होते हैं। आप जहाँ पे फिक्सचर है, मशीन्स है, जिग्स है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट इंप्रूवमेंट्स करते हो, पोकर के लगाते हो, जिससे मिस्टेक ना हो। एंड देन उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन करते हो प्रोसेस फ्लो डायग्राम, पीएफए में या कंट्रोल प्लान में। और ये सब करने का रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट खराब आएगा? नहीं, रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट का एक ग्राफ आप बना समरी क्रिएट करते हो, जहां पे आपने दिखाया कि 1254 पीपीएम से रिड्यूस होकर 232 पीपीएम हो गया, जो कि 81.5% का इंप्रूवमेंट है इन रिजेक्शन पीपीएम। रिवर की बात करें तो 35,782 टू रिड्यूस होकर 4,299 हो गया, जो कि 88% इंप्रूवमेंट है इन पीपीएम में। नाउ थर्ड पॉइंट आता है टू एलिमिनेट सप्लायर रिजेक्शन। सप्लायर रिजेक्शन कैसे कम करें? तो उसके लिए भी आप मेथोडोलॉजी बनाते हो, जहां पे आप कहते हो कि मटेरियल रिसिप आएगा स्टोर पे, उसके बाद आप इंस्पेक्शन करोगे, पीरियडिक इंस्पेक्शन करोगे, क्राइटेरिया फॉर वेंडर डेवलपमेंट आइडेंटिफाई करोगे। आई विल नॉट गो इन डिटेल। सबसे पहले आपने यहाँ पे मटेरियल रिसिप्ट किया, उसका आपने इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन के बेसिस पे रिजेक्ट किया या ओके किया, और उसकी एंट्री करी, एंट्री करके इन्फॉर्म किया। सैम्पलिंग प्लान आप फॉलो करते हो, वो एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उसके बेसिस पे ही आपको सैम्पलिंग करना चाहिए। देन वेरीफाई मटेरियल एज पर इंस्पेक्शन। जो भी चीजें पॉइंट आप चेक करते हो उसका प्रॉपर डिटेल होना चाहिए, आपने क्या चेक किया, एक्सेप्टेड था, नहीं एक्सेप्टेड था, देन आपको आगे तभी मटेरियल भेजना होता है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट को जनरेट करिए, जो आपके सप्लायर्स पे आपके इंटरनल प्लांट को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। पीरियोडिक इंस्पेक्शन फॉर डायरेक्ट ऑनलाइन। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट आपके डायरेक्ट ऑनलाइन आते हैं, यानी कि आपने आपके सप्लायर ने भेजा और आपने डायरेक्टली लाइन पे ले लिया, तो ऐसे जो प्रोडक्ट है उनको भी आपको इंस्पेक्शन करना होता है। और उसके लिए आप रेड टैग या के टैग लगाते हो, उसका इंफॉर्मेशन सप्लायर को सेंड करते हो अगर आपके मटेरियल में कोई इश्यू है तो। उसे ग्रीन टैग आप देख सकते हैं, जो कि मेटल ओके है, वो स्टोर में जाता है। आप वेंडर क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए क्राइटेरिया डिफाइन करते हो, जिसमें आप वेंडर को मार्क्स देते हो, और मार्क्स के बेसिस पे आप बताते हो कि जो मेरा वेंडर है वो ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी है या डी है। एक कैटेगरी वेंडर बहुत ही अच्छा वेंडर होता है, जिसपे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। बी कैटेगरी को आप थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंट, ज्यादा फ्रीक्वेंट विजिट नहीं करते हो, बट थोड़ा थोड़ा उनको सजेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। बट सी और डी टाइप के वेंडर पे आपको बहुत काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर सप्लायर कंटिन्यू डी कैटेगरी में आ रहा है तो आप उसको वार्निंग देके हटा भी देते हो। ओके, तो ये चीजें करने के बाद वेंडर का ऑडिट भी आपको करना होता है, जहां पे आप उसकी फ्रीक्वेंट विजिट बेस्ड ऑन द ए बी सी डी कैटेगरी आप करते हो, जिससे आपके सप्लायर को इंप्रूव होने में हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीजें करने का रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा मिलेगा, सप्लायर का रिजेक्शन रिड्यूस होगा, जो कि आप यहाँ पे ग्राफिकल वे में दिखा सकते हो। 32,864 से रिड्यूस होकर 3,033 हो गया। फ्यूचर टारगेट, आपने कस्टमर कंप्लेंट को और रिड्यूस करने की कोशिश की, कस्टमर रिटर्न को कम करने की कोशिश की, वारंटी को, इन हाउस रिजेक्शन एंड इन हाउस रिवर को। उसके साथ ही साथ आपने कहा कि पोकाई का इंप्लीमेंट करेंगे, ट्रेनिंग टू वेंडर करेंगे, ensure the compatibility of line gauges, ensure calibration of gauges, review of PFME control, fault tree analysis, and mix NG pardon C alternate level of inspection। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वालिटी मेंटेनेंस के इस पिलर एक्टिविटी रिपोर्ट से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर दोस्तों ये डाउनलोड करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और इसको डाउनलोड करिए। अगर कोई भी पॉइंट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूल सकते हैं, और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पे भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।